हेलो दोस्तों, मैं राहुल सिंह। मैं आज से आपको राष्ट्र निर्माण यानी एनसीसी के चैप्टर्स पढ़ाऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है राष्ट्र निर्माण और ये चैप्टर बहुत महत्वपूर्ण है। मुझे लगता है किसी किसी ने ये चैप्टर अभी तक पढ़ा नहीं है, लेकिन हम इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं। इस चैप्टर में मैं आपको उन्हीं चीज़ों को पढ़ाऊंगा जो बहुत महत्वपूर्ण है। मैंने इस चैप्टर का पूरा सारांश इन कुछ प्रश्नों में तो शुरू करते हैं आज का पाठ। तो इसमें सबसे पहले प्रश्न दे रखा है, भूगोल की एकता का मतलब यहाँ पर होता है कि हमारे आसपास में जो भूगोल, कहीं पर नदियां हैं, कहीं पर पहाड़ है, लेकिन उनकी सबको मिलाकर हमारे देश का निर्माण हो रहा है, वही हमारी भूगोल की एकता है। दूसरी एकता हमारे बताते हैं ऐतिहासिक एकता। ऐतिहासिक एकता का मतलब होता है हमारे पूर्वजों द्वारा हमको विरासत में दी गई एकताओं को ऐतिहासिक एकता कहते हैं। तीसरी एकता राजनीतिक एकता। आज के मंत्रिमंडल में हमारे जो मंत्री हैं वो एक एकता में जुट रहते हैं, उसी को राजनीतिक एकता कहते हैं। सामाजिक सांस्कृतिक एकता, जो समाज में संस्कृति नृत्य, कन्नड़ में नृत्य होता है, यूपी में नृत्य होता है, इन सब नृत्य यानी संस्कृत प्रोग्रामों को जो मिलजुल कर करते हैं, जैसे एनसीसी आरडीसी कैंप में बहुत से प्रदेशों में से युवा आते हैं, कैडेट आते हैं, वो वहाँ पर अपना कल्चर प्रोग्राम करते हैं। वहाँ पर ही सामाजिक सांस्कृतिक एकता ही तो प्रदर्शित की जाती है। पांचवा है मानसिक एकता। मानसिक एकता का यहाँ पर तात्पर्य यह है कि अपने मस्तिष्क से है, हम किसके किसके लिए कितना आदर या कितना प्रेम भाव रखते हैं, हम किससे कितना मिलजुल कर रहना चाहते हैं। या कुछ लोगों में अनेकता की भावना बहुत होती है, लेकिन हमारे एनसीसी कैडेट में ऐसा कुछ नहीं है, सब एकता से जुड़े हुए हैं। अगला है धार्मिक समन्वय। धर्म यानी कि यहाँ पर बहुत से धर्म रहते हैं, ईसाई जैन, जाति धर्म, बहुत सारे जाति धर्म है, जैसे कि जाट है, ब्राह्मण है, पंडित है, और यहाँ पर अग्रवाल है, लेकिन सब ये मिलजुल कर रहते हैं, ये जातीय एकता कहते हैं। और आगे कह रहा है ये राजनीतिक चेतना। राजनीतिक चेतना का मतलब यहाँ पर ये नहीं है कि राजनीतिक एकता, यहाँ पर एक राजनीतिक एकता भी दे रखी है यहाँ पर ये, लेकिन राजनीतिक चेतना दूसरी चीज़ है। इससे यह होता है कि हम अपने देश के लिए कुछ करने की एक उमंग होती है कुछ व्यक्तियों में, वो राज के लिए, राज्य, राष्ट्र आदि के लिए उठकर कुछ करना चाहते हैं, उनमें ये चेतना अंदर से भरी होती है। फिर लास्ट में तुम्हारा आर्थिक हित है, यानी कि हम अपने राष्ट्र के लिए कितना धन पूर्व रखें, लेकिन कुछ लोग अपना धन ब्लैक मनी में कन्वर्ट करके रखते हैं घर में, नहीं टैक्स समय पर चुकाते हैं, यही हमारा आर्थिक हित। तो यह इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये हर बार आता है एनसीसी की भी परीक्षाओं में, आप इसे जरूर याद कर लें और याद कर कर एक दो बार लिख लें जरूर, और अपनी राइटिंग को सुंदर बनाएं, क्योंकि वहाँ पर पॉइंट वाइज लिखते हैं और फौजी वहाँ पर राइटिंग स्किल को देखते हैं। तो ध्यान से पढ़ें और आगे बढ़ें। तो आगे निकलते हैं। दूसरा प्रश्न, राष्ट्र निर्माण के लिए कौन कौन से तत्व आवश्यक हैं। इसके लिए राष्ट्र के निर्माण के लिए कौन से तत्व होते हैं कि राष्ट्र की निर्माण, जैसे कि राष्ट्र में निर्माण, जैसे किसी घर को बनाने में हम ईंट का, बारू, बजर, फुट, सरिये का उपयोग करते हैं, इसी प्रकार हम अपने राष्ट्र के लिए कौन कौन से तत्वों को तत्व लगाते हैं, किन किन तत्वों की आवश्यकता पड़ती है। तो वही तत्व है यहाँ पर। सबसे पहले है स्वतंत्र राष्ट्र समूह। स्वतंत्र राष्ट्र समूह, स्वतंत्र राष्ट्र समूह का मतलब यहाँ पर यह है कि हमारा देश आजाद तो है लेकिन स्वतंत्र नहीं है। क्या नहीं है? स्वतंत्र नहीं है, और यही स्वतंत्रता हमारे देश को बहुत से शहीदों ने दिलाई थी। यह स्वतंत्रता मिलने से हमारे राष्ट्र का निर्माण बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, और हम कह सकते हैं हमारे देश में पूर्ण रूप से राष्ट्र स्वतंत्र है, और ये राष्ट्र स्वतंत्र होकर राष्ट्र समूह बन गया है। जैसे कि राष्ट्र समूह में हमारा पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, बिहार, पटना, पश्चिम बंगाल, आपस में ये राज्य जुड़े हैं, इससे हमारा समूह बन गया है स्वतंत्र होकर। दूसरा है यहाँ पर राष्ट्र जागृति, कि राष्ट्र में तब तक जागृति नहीं होगी तो कुछ नहीं होगा, तब तक वह राष्ट्र निर्माण के लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता जब तक वह जागृत न हो जाए। और जागृत तब होगा तब वहाँ अपने राष्ट्र के लिए प्रेम, त्याग, बलिदान, एकता और प्रतिपूर्ण संपन्न की भावना ही नहीं रखेंगे, तब तक हमारा राष्ट्र जागृत नहीं होगा। तीसरा है स्वतंत्र राष्ट्रीय अस्तित्व की प्रबल इच्छा। यदि हम इच्छा ही न रखें कि हमारा राष्ट्र स्वतंत्र हो तो कैसे बढ़ेगा हमारा राष्ट्र, कैसे निर्माण होगा हमारे राष्ट्र का, आप ही बताएं। यहाँ पर हम आपको कुछ इंपोर्टेंट तत्व बता रहे हैं, इसे ध्यान से समझिए। यहाँ पर ये दो पॉइंट, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक राष्ट्र जागृति नहीं होगी कुछ नहीं हो सकता, लेकिन यदि आप यही नहीं सोचोगे हमारा देश स्वतंत्र हो तो कैसे आगे बढ़ेगा। पहले अपने आप को स्वतंत्र करो, फिर राष्ट्र के लिए जागृत हो, फिर राष्ट्र समूह में बनकर आगे बढ़ो और देश के निर्माण के लिए जो जो तत्व हैं उन्हें पूरा करके राष्ट्र का निर्माण करो। और चौथा पॉइंट है वैधानिक व सार्वजनिक सत्ता की स्थापना। और पांचवा पॉइंट सार्वभौमिकरण, भावना का विकास। तो सार्वभौमिकरण भावना की विकास नहीं होगा, किसी की मस्तिष्क हृदय और प्रेम भाव नहीं, त्याग, बलिदान, ये चीज़ नहीं होंगी आपके अंदर, तो तब तक आपका राष्ट्रीय निर्माण आगे नहीं बढ़ सकता। आगे है विविधता में एकता की स्थापना। ये हमारे राष्ट्र में भली भांति प्रयोगी हुई है कि विविधता में एकता की स्थापना। इसका एक एग्जाम्पल आप भी देख लो, ये दो भाई हैं, उन दोनों में झगड़ा है, लेकिन बाहर से कोई आदमी आकर उन दोनों में से एक को पीटे ना, तो दूसरा भाई साथ जाकर उसे पीटेगा बाहर वाले को। यही है, जब तक खुद लड़ रहे हैं, लेकिन बाहर से कोई आक्रमण करता है देश पर, तो हमारे देश है ना विविधता में एकता दिखाता अपनी। आगे बढ़ते हैं। हमारा प्रश्न अगला है, अगला प्रश्न, भारत में राष्ट्र निर्माण के संबंधित कारक
क्या है, लेखनीय क्या है, संबंधित कारक क्या है हमारे कि स्वतंत्र प्राप्ति के उपरांत भारत में राष्ट्र निर्माण में निम्नलिखित कारक एवं परिस्थितियों को सहायक माना जाता है। सबसे पहले औद्योगिकरण एवं नगरीकरण, वैज्ञानिक विकास, शिक्षा और विवाह, प्रजातांत्रिक प्रणाली की स्थापना, सामाजिक आर्थिक नियोजन, जनसंख्या वृद्धि एवं नियंत्रण, संस्कृतिकरण, पश्चिमीकरण, लौकिकरण एंड तुम्हारा अंत में है सामाजिक आंदोलन एवं विकास। बहुत से हमारे वीर शहीद जवानों ने, जैसे कि हमारे भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, आजाद ने बहुत लड़ाई लड़ी और आंदोलन किए, और उस आंदोलन से ही तो हमारा विकास हो रहा है समाज का। यही समझा रहा है इसमें भारत में राष्ट्र के संबंधित कारक, यही है इसके संबंधित कारक। अगला प्रश्न है राष्ट्र निर्माण की समस्याएं या आने वाली बातें कौन सी हैं। ये प्रश्न पूछा जाता है हर बार, हर पेपर में उठा के देख लो, मैं तुम्हें पेपर भी कराऊंगा तब देखना कि कितनी बार ये प्रश्न पूछा गया है। हर वर्ष पूछा जाता है। इसमें ये कुछ पॉइंट हैं, निम्नलिखित पॉइंट हैं, इनको जरूर याद कर लें। ये बहुत महत्वपूर्ण है भाई, इन्हें याद कर लेना। और ये तो तुम्हें पता ही है, हमारे राष्ट्र में सबसे पहले तो सांप्रदायिकता छोड़ो, सबसे पहले तो हमारी जातिवादी हो जाती है कि तू जाट है कि मैं ब्राह्मण हूँ। दूसरा भाषावाद, तू पंजाबी बोलता है, सॉरी रूरल लैंग्वेज पे हूँ बट आई रियलाइज, तो मैं कहते हैं ना तुम पंजाबी बोलते हो, मैं हिंदी बोलता हूँ, इसी में भाषावाद हो जाता है। चित्रवाद, अपने अपने यहाँ का चित्र अलग अलग होता है, जिस जाटों का चित्र, पंडितों का चित्र है, ऐसे यह धार्मिक कट्टरता। धार्मिक कट्टरता तो बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है राष्ट्र की निर्माण समस्या के लिए, इसी ध्यान से देखिए। पृथक पृथकवाद, पृथकवाद, पृथकतावाद, फिर रूढ़िवादिता, अशिक्षा। तब तक लोग अशिक्षित रहेंगे तब तक हमारे देश का कुछ नहीं हो सकता, और ये वादा सदा हमारे देश में बनी रहेगी। तो आप इन्हें ध्यान से देखिए, ये प्रश्न हर साल पूछे जाते हैं, मैं उन्हीं प्रश्नों को रख रहा हूँ, और ये इस पाठ के महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये पूरे पाठ का सारांश है इन प्रश्नों में, इनसे बाहर कुछ नहीं आएगा, लेकिन ध्यान से देखिए। हाँ, ये प्रश्न हर वर्ष आ रहा है, हर वर्ष आ रहा है ये प्रश्न, और ये प्रश्न कोई कराता नहीं है, और समझ में भी नहीं आता ये प्रश्न क्या कह रहा है कि राष्ट्र चिन्हों की पहचान कैसे करते हैं। राष्ट्र चिन्हों की पहचान बहुत साधारण, जैसे अशोक का चिन्ह है, राष्ट्र चिन्ह हमारा अशोक का चिन्ह राष्ट्र चिन्ह है, यही पहचान है। और इन्हीं की पहचान के लिए एक परिभाषा लिखनी है, इसलिए हम आपको एक उदाहरण के माध्यम से समझाएंगे कि राष्ट्र पहचान के रूप में भारत का एक ध्वज जैसे तिरंगा है, राष्ट्रगान के रूप में जनगण मन अधिनायक है, तथा राष्ट्रगीत के रूप में वंदे मातरम गीत को मान्यता प्राप्त है, तथा एक संविधान व संसद है जो कानून की दृष्टि से सभी नागरिक समान है। इस तरह हमारे देश में अलग अलग चिन्हों को अलग अलग तरीके से प्रदर्शित किया जाता है, इससे ही हमारे देश राष्ट्र चिन्हों की पहचान होती है। अगला प्रश्न, भारत राष्ट्र चिन्हों को लिखो। भारत के राष्ट्र चिन्हों को लिखो, तो भारत के राष्ट्र चिन्ह ये हैं, जैसे राष्ट्र चिन्ह अशोक तक, राष्ट्र ध्वज तिरंगा, राष्ट्रगान जनगण, राष्ट्रगीत वंदे मातरम, राष्ट्रपंचम संघ सामंत, राष्ट्रपक्षी मोर, राष्ट्रपशु राष्ट्र पशु वाघ, राष्ट्रपुष्प कमल, राष्ट्रफल आम, राष्ट्रवृक्ष बरगद, राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते, राष्ट्रध्वज गीत हिंद देश का प्यारा झंडा, पुरस्कार भारत रत्न, राष्ट्र की मूल विशेषता अनेकता में एकता। अनेकता में एकता, ये तो राष्ट्र की मूल विशेषता ही हमारी, मैंने अभी समझाया था आपको, विविधता में एकता, अनेकता में एकता, वही बात है। और ये प्रश्न पूछे जाते हैं, इनमें से एक चीज जरूर पूछाई, या राष्ट्र ज्ञान पूछ लिया जाए, या राष्ट्रफल पूछ लिया जाए, कुछ भी पूछा जा सकता है, लेकिन एक जरूर हर वर्ष पूछा जाता है। आगे भारत के राष्ट्र दिवस लिखो। भारत के राष्ट्र दिवस हैं, 6 राष्ट्र दिवस हैं, इनको याद कर लो, सिंपल। इनमें से भी हर वर्ष एक ना दो पूछा जाता है। या फिर 5 प्रश्न, 5 नंबर का प्रश्न है ये। स्वतंत्र दिवस 15 अगस्त को है, गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को, शहीद दिवस 30 जनवरी को, शिक्षक दिवस 5 सितंबर, बाल दिवस 14 अक्टूबर को, गांधी जयंती 2 अक्टूबर को। राष्ट्र एकता किसे कहते हैं। हाँ, यहाँ पर ये चैप्टर है राष्ट्र निर्माण, तो इसमें राष्ट्र एकता किसे कहते हैं, ये प्रश्न नया प्रश्न है, इसे ध्यान से देखिए। राष्ट्र एकता किसे कहते हैं। राष्ट्र एकता एक मनोभाव है। क्या है, एक मनोभाव, निष्ठा और भक्ति की एक भावना है, जिसका मुख्य केंद्र बिंदु राष्ट्र होता है, हमारा देश होता है इसका केंद्र बिंदु। आगे प्रश्न है, राष्ट्र निर्माण में एनसीसी कैडेट या युवाओं का क्या योगदान है। हाँ, ये प्रश्न है हमारे लिए, ये प्रश्न पूछा जाता है, राष्ट्र निर्माण में हमारा क्या योगदान है, एनसीसी कैडेट का क्या योगदान है। तो इसमें कुछ पॉइंट वाइज लिखनी है सब चीज, पॉइंट वाइज लिखा है मैंने। एनसीसी कैडेट और युवा कल के नागरिक होंगे और देश का भार उनके कंधों पर होगा, इसलिए आज के कैडेट और युवा जितने प्रबुद्ध, कुशल, सक्षम एवं प्रतिभा संपन्न होंगे, देश उतना ही जल होगा। इस दृष्टि से कैडेट और युवा के कंधों पर अनेक दायित्व आ जाते हैं, जिसका निर्वाह करते हुए वह राष्ट्र निर्माण की दशा में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। इस प्रकार अपना महत्वपूर्ण योगदान देंगे हम। आगे लास्ट क्वेश्चन है हमारा, आज इस पार्ट में से हमने सारा सारांश आपको पढ़ा दिया। ये आखिरी क्वेश्चन है, इसे और देख लीजिए। गाय के अर्थतंत्र में गाय का क्या योगदान। पहले क्वेश्चन को समझिए, ये क्वेश्चन आपने पहली बार देखा होगा, गाय के अर्थतंत्र में गाय का क्या योगदान है। अर्थतंत्र का मतलब यहाँ पर यह है कि हमारी अर्थव्यवस्था में गाय का क्या योगदान है, हमें गाय क्या क्या देती है। वैसे तो हम सबको पता है, गाय हमको दूध देती है, मूत्र देती है, गोबर देती है, और जिनसे औषधियाँ बनती हैं, लेकिन जो जरूरी है उनको देखिए पॉइंट वाइज। गौ राष्ट्र के अर्थतंत्र का मेरुदंड है। क्या है, रीढ़ की हड्डी है, मेरुदंड है। गौ स्वास्थ्य का आधार है, जैसे कि गाय के मूत्र से औषधियाँ बनती हैं, उसी प्रकार गौ स्वास्थ्य का आधार है। गौ हमारी ग्रामीण समृद्धि का स्रोत है। गौ वंश भारतीय कृषि विकास की आधारशिला है। गौवंश, गौवंश ऊर्जा का अनंत स्रोत है। गौवंश क्या है, हमारी ऊर्जा का अनंत स्रोत है। इसी प्रकार आज का हमारा क्लास खत्म होती है और हम आपसे बता लेते हैं। यदि कोई कमी रही हो तो हमें ज़रूर बताएं, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें, और जो प्रश्न है, कोई भी प्रश्न है, उन्हें हमारे कमेंट बॉक्स में डालें, हम उनका उत्तर आपको देंगे।